वेरी गुड मॉर्निंग। तो लास्ट लेक्चर में जो हमने इवोल्यूशन का पार्ट शुरू किया था, ठीक है, जो आपका चैप्टर नंबर 1 है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, उसमें जो हमने इवोल्यूशन का पार्ट शुरू किया था उसमें हमने अलग अलग टॉपिक्स कवर किए थे कि जैसे बेसिक्स ऑफ इवोल्यूशन, कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन, उसके बाद लैमार्किज्म, डार्विनिज्म, ठीक है, केमिकल इवोल्यूशन, थ्योरी ऑफ ओपेरन एंड हेडॉन है। तो ये सब पार्ट हम कवर कर चुके हैं। साथ ही साथ अपन ने लास्ट लेक्चर में ही एक और पॉइंट शुरू कर दिया था, दैट वाज एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। ठीक, तो एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन में हमने दो बेसिक एविडेंसेस देख लिए थे, दैट वाज पैलेंटोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंस। तो पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस क्या कहता है कि जो फॉसिल्स हमें मिल रहे हैं अलग अलग जगहों पे, उन फॉसिल्स के बेसिस पे आप बता सकते हैं कि इवोल्यूशन हो रहा है, मतलब नई नई स्पीशीज बन रही है। ठीक, वैसे ही एनाटॉमिकल एविडेंसेस, मतलब जो एग्जिस्टिंग स्पीशीज है या फिर जो फॉसिल्स मिल रहे हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन, उनके बीच में एक रिलेशन मैच करके ही आप एक्सप्लेन कर पा रहे हैं कि इवोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, जो कि एविडेंस है इवोल्यूशन के लिए। तो आज हमें अगला पार्ट जो कवर करना है दैट इज एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस, और उसका देखेंगे मॉलिक्यूलर एंड सेल बायोलॉजिकल बेसिस पर एविडेंस। तो सबसे पहला है एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। तो अगर आप सपोज कुछ छोटे एनिमल्स जैसे कि बर्ड्स की बात करें अपन, जैसे कि हेन, या फिर अगर बात करें आप हॉर्स या ह्यूमन या फिश, इनमें से आप सबके एम्ब्रियो, सबके जो एम्ब्रियोलॉजिकल एजेस हैं, अगर सपोज उनकी लगभग 20 to 30 डेज के अगर आप एम्ब्रियोज को देखोगे, इन सभी जिनके मैंने नाम दिया उन सभी ऑर्गेनिज्म के, तो उनके एम्ब्रियोज के जो स्ट्रक्चर हैं आपको एक जैसे दिखाई देंगे। फिर चाहे वो हॉर्स का हो, फिर चाहे वो फिश का हो, फिर चाहे वो ह्यूमन का हो, ठीक, फिर चाहे वो फ्रॉग का हो। आप किसी भी एम्ब्रियो को उसके अर्ली स्टेजेस में देखें तो उन सबकी स्ट्रक्चर जो है, मैमल्स की बात कर रहा हूँ, मैमल्स का कुछ वेव्स वगैरह में भी आ जाएंगे उसमें। तो अगर सपोज मैं बता रहा हूँ कि किसी भी आप एनिमल के आप जो उनका अर्ली एजेस है एम्ब्रियो का 20 to 30 डेज का, अगर उस एज में उन देखेंगे तो उन सबके एम्ब्रियो आपस में समान दिखते हैं, सेम दिखते हैं। ठीक है, ये क्या प्रूफ करता है? ये प्रूफ करता है कि एम्ब्रियोलॉजिकल जो बिगिनिंग पार्ट में एम्ब्रियोलॉजिकल का जो मॉर्फोलॉजी स्ट्रक्चर है वो कैसा है, सिमिलर है। तो इससे क्या प्रूफ हो रहा है कि हम सभी एक ही एंसेस्टर से बने। देखो यहाँ पे बात क्या आ गई, हम सभी एक ही एंसेस्टर से बने, इसीलिए क्या है, हम सबके एम्ब्रियोज कैसे हैं, सबके एम्ब्रियोज समान हैं। लेकिन जैसे जैसे ज्योग्राफिकली एनवायरमेंटल चेंजेस आए, ठीक है, तो फिर जो बेसिकली डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं अलग अलग एनिमल्स की, उनके हैबिटेट के हिसाब से अलग होने लगी, और उनसे जो प्रोजेनिस बनेगी वो कैसी बननी चाहिए थी, उस हैबिटेट के लिए अडॉप्टेड बनना चाहिए थे। इसलिए क्या बने हुए जो अलग अलग, जैसे कि फिर हॉर्स लाइक स्ट्रक्चर बननी शुरू हुई, फिश लाइक बने कुछ एम्ब्रियोज ह्यूमन जैसे बनने लगे, कुछ फ्रॉग जैसे बनने लगे। तो अल्टीमेटली बताने का मीनिंग क्या है कि जैसा एनवायरमेंट मिलेगा उस एम्ब्रियो को, उस हिसाब से वो ग्रो होगा। ठीक, उसको सबको सर्वाइव करने के लिए जैसे एनवायरमेंट की जरूरत है तो अपने बॉडी का शेप वैसे डेवलप करेगा ना, तभी जाके वहां सर्वाइव कर पाएगा। तो लेकिन अर्ली स्टेजेस में कैसे एम्ब्रियो समान है, अर्ली स्टेजेस में एम्ब्रियो समान होने का मीनिंग क्या है कि हमारे पेरेंट्स जो है शायद एक ही रहे होंगे, मतलब हमारे पेरेंट्स बोलने से अच्छा हमारे जो एंसेस्टर्स हैं वो कैसे हैं, कॉमन, और हम किनसे बने, कॉमन एंसेस्टर से हम अलग अलग स्पीशीज बने हैं। और यही तो कंसेप्ट है, एक बेसिकली अलग अलग नई नई स्पीशीज का डेवलप होना, दिस इज नथिंग बट इवोल्यूशन पार्ट, इवोल्यूशन बोल सकते हैं। इवोल्यूशन में मैं हर बार आपको बोल रहा हूँ कि इवोल्यूशन में नई स्पीशीज बनती है, नई स्पीशीज बनती है करके, ठीक है, पुरानी से नई स्पीशीज बनती है, इसको मैं इवोल्यूशन डिफाइन कर रहा हूँ। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इवोल्यूशन में अल्टीमेटली पार्ट क्या हो रहा है कि जो सपोज कोई एनिमल है वो उसके जो भी उसके आसपास का एनवायरमेंट रहेगा उसके हिसाब से उसमें चेंजेस आएगा। ठीक है, वो चेंजेस उसके अगली प्रोजेनिस जो थाउजेंड्स ऑफ प्रोजेनिस है उन सब में क्या होने वाले, कैरी फॉरवर्ड होने वाले हैं। ठीक, तो अल्टीमेटली थाउजेंड्स ऑफ जनरेशन के बाद नई स्पीशीज बनने वाली है। तो यही तो इवोल्यूशन हो रहा है, नए कैरेक्टर्स को अडॉप्ट करना या फिर उनसे उन कैरेक्टर्स को आगे की हंड्रेड्स ऑफ जनरेशन में भेज के उनमें परमानेंट करवा देना, ताकि वो नई स्पीशीज बन जाए, नई स्पीशीज डिफरेंशिएट हो जाए।
पुरानी और नई में, ठीक है। हम वही मतलब कि सपोज अगर नई स्पीशीज में आज 5 कैरेक्टर है, सॉरी पुरानी स्पीशीज 5 कैरेक्टर है, लेकिन जैसे टाइम बीता उस स्पीशीज ने अपने अंदर 20 कैरेक्टर और डेवलप कर लिए, तो अब उसमें 15 कैरेक्टर एक्स्ट्रा है, तो वो क्या है अपनी प्री एग्जिस्टिंग स्पीशीज से बहुत ज्यादा डिफरेंट है। तो यही तो हुआ इवोल्यूशन। तो यहाँ पे वही तो होने वाला है, पहले के एसेंस आपके साथ अर्ली स्टेजेस में एम्ब्रियो सेम है, लेकिन जैसे जरूरत पड़ी उन ऑर्गेनिजम्स ने अपने अंदर चेंजेस लाए ताकि वो उस रिस्पेक्टिव हैबिटेट पे सर्वाइव कर सके, और आज हम उन्हें अलग अलग शेप्स में देखते हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या है, सब अलग अलग स्पीशीज है, लेकिन इनके एंसेस्टर्स कैसे हैं, कॉमन है। तो इवोल्यूशन हुआ कि नहीं यहाँ पे एम्ब्रियोलॉजिकल। तो एम्ब्रियो का सेम होना ये भी एक सबूत है कि हम पहले एक ही एंसेस्टर से बने, ठीक। तो these are एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। फिर नेक्स्ट आते हैं मॉलिक्यूलर एंड सेलुलर एविडेंसेस। ये तो बहुत ही पक्का एविडेंस है, मतलब एकदम इस पे फॉर्म एविडेंस है। आप अगर सपोज कोई भी सेल देखो, घोड़े की सेल देखो, फ्रॉग की सेल देखो, ह्यूमन की सेल देखो, किसी की भी सेल देखो, उस सेल में आपको बहुत सारी कॉमन चीजें मिलती है। जैसे कि कॉमन मिलता है आपको साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर उसका डीएनए, फिर राइबोसोम, फिर उसमें अगर सपोज यूकैरियोटिक सेल तो माइटोकॉन्ड्रियास, ठीक। तो इन सभी सेल्स का, ठीक है, जितने भी सेल्स हैं कोई भी ऑर्गेनिज्म की, उन सभी सेल्स में कुछ न कुछ सिमिलैरिटी का होना, प्रेजेंट होना, ये क्या प्रूफ कर रहा है, ये प्रूफ कर रहा है कि हम सब शायद एक कॉमन एंसेस्टर सेल से ही बने हैं, इसीलिए हमें वो सेल्स के कैरेक्टर्स आज भी प्रेजेंट है, ठीक है। और एक रिलेशन जो बन रहा है कि जैसे अगर सपोज एग्जांपल से बोल रहा हूं मैं, फिश की सेल और ह्यूमन की सेल, इन सब में क्या है, कॉमन कैरेक्टर्स हैं। इसका मतलब क्या है, ये सारी सेल्स क्या है, जब जिन ऑर्गेनिजम्स को सबसे पहले कैरेक्टर्स आएंगे उनसे ही सब में आए, फिश में भी आए, ह्यूमन के लिवर में भी आए, ठीक। मतलब कॉमन एंसेस्टर को क्या बताता है, कॉमन एंसेस्टर से अलग अलग स्पीशीज बनी, और ये सब कैरेक्टर्स का प्रेजेंट होना ये एविडेंस है कि हम सब उन्हीं कॉमन एंसेस्टर से बने हैं, हम अलग अलग स्पीशीज बने हैं, कॉमन एंसेस्टर से बने हैं। इसका मतलब भी इवोल्यूशन हुआ है, एंड दिस इज द एविडेंस, दैट इज सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एविडेंस। हाँ, इसको बहुत ब्रॉड टर्म दे दिया, मतलब सेल भी सेम स्ट्रक्चर शो करती है, और सेल में अगर और थोड़ा डिटेल में मॉलिक्यूलर उसके डीएनए आरएनए लेवल पे, तो वो भी सभी सेल्स पे प्रेजेंट रहेंगे, ठीक। तो इस टाइप से एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो लास्ट लेक्चर में हमने जो यहाँ पे एनाटॉमिकल एविडेंसेस देखे थे, उसमें होमोलॉगस ऑर्गन्स, एनालॉगस ऑर्गन्स और वेस्टिजियल ऑर्गन्स, ठीक है, ये 3 अलग ऑर्गन्स देखे थे। तो इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ठीक। तो उसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेना एक बार, डेफिनेशन और उसके बहुत सारे एग्जांपल्स भी हैं आपके, मैंने जो एग्जांपल दिया उनके अलावा भी बहुत सारे एग्जांपल्स आपके बुक में अवेलेबल हैं, तो वो सारे एग्जांपल्स आप देख के कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो एविडेंस इवोल्यूशन वाला पार्ट है यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो इसके बाद एक आता है कंसेप्ट कार्बन 14 ट्रेसर टेक्निक। कार्बन 14 रेडियो एक्टिव ट्रेसर टेक्निक। एक कार्बन, नॉर्मली कार्बन क्या है, नॉर्मली होता है कार्बन इज स्वीटल, C12 होता है, लेकिन ये क्या है C14, हम जिसको स्टडी करने वाले हैं, दैट इज कार्बन 14। तो कार्बन 14 क्या है, कार्बन 14 इज बेसिकली रेडियो आइसोटोप ऑफ कार्बन, जिसका हाफ लाइफ पीरियड इज 5760 ईयर्स। इसका मतलब क्या है कि अगर सपोज मैं बोल रहा हूं कि 1 ग्राम आपके पास कार्बन 14 है, so it will become 0.5 ग्राम, ठीक है, आफ्टर 5760 ईयर्स, ठीक। तो अगर सपोज आपको कोई फॉसिल मिलता है, ठीक है, मान के चलो कि आपको कोई एक फॉसिल मिला है,
अब आपको पता करना है कि फॉसिल कौन से टाइम से बिलोंग करता है, कौन से एरा का है, ठीक है, डायनासोर्स के टाइम का है या फिर उनसे पुराना है, ठीक। तो मैं क्या करूंगा, इस फॉसिल का थोड़ा सा सैंपल लूंगा और इसमें मैं जो रिमेन C14 है उसको ट्रेस करूंगा कि कितना है, कार्बन 14 कितना बचा है। मतलब अगर सपोज आपके पास कोई सैंपल दिया हुआ है, कोई फॉसिल दिया हुआ है, कोई कुछ भी मटेरियल दिया हुआ है, जिसको आपको चेक करना है कि ये अभी कितना बचा हुआ है, तो अपने एक्चुअल अमाउंट से वो कितना कम हो गया। सपोज एक्चुअल अमाउंट से वो मान के चलो एक्चुअल अमाउंट 1 ग्राम था और 1 ग्राम से हो गया अभी वो 0.25 ग्राम, ठीक। इसका मतलब कितने बार हाफ हुआ है, सबसे पहले कितना हुआ, 1 ग्राम था, 1 ग्राम से 0.5 ग्राम और 0.5 से 0.25 ग्राम, ठीक। तो 5760 साल इसको 0.5 होने लगे और 5760 इसको 0 होने लगे। मतलब टोटल टाइम कितना लगा, इसको लगा लगभग 11,520 साल। इसका मतलब ये जो फॉसिल मिला इसका एज क्या था, 11,520 ईयर्स, लगभग 11,000 साल के आसपास, ठीक। तो इस टाइप से आपको जो भी फॉसिल मिलते हैं आप उनका एज डिटरमाइन कर सकते हैं कार्बन 14 रेडियो एक्टिव ट्रेसर टेक्निक से। तो इसका यूज क्या है, इस टेक्निक का, टू डिटरमाइन एज ऑफ द फॉसिल्स, ठीक है। सो दिस इज कार्बन 14 रेडियो एक्टिव ट्रेसर टेक्निक। इवोल्यूशन में इसको पढ़ने का मीनिंग कैसा है, क्योंकि यहाँ पे जो फॉसिल्स आपको देखने मिलते हैं इवोल्यूशन का पता कैसे लगाओगे, उसमें फॉसिल्स का बहुत इंपॉर्टेंस है। तो ये जो फॉसिल्स हैं, इन फॉसिल्स का एज डिटरमाइन करने के लिए कार्बन 14 का यूज किया जाता है, इसलिए इस टॉपिक को यहाँ पे पढ़ते हैं, ठीक। तो नेक्स्ट पार्ट को अपन आगे बढ़ते हैं। दैट इज जेनेटिक ड्रिफ्ट। देखो बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो व्हाट इज जेनेटिक, तो पहले डेफिनेशन देखते हैं इसकी। So it is change in genetic frequency of any species or population। तो जेनेटिक फ्रीक्वेंसी में आप बोल सकते हैं कि ये एलिलिक फ्रीक्वेंसी और जीन फ्रीक्वेंसी हो सकती है, ठीक है। तो एलिलिक फ्रीक्वेंसी, जीन फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है कि जीन्स, पर्टिकुलर जीन का फ्रीक्वेंसी कितना कम हो, ठीक है। तो समझाने के लिए पहले अपन डेफिनेशन, एक एग्जांपल समझते हैं कि मान के चलो कि ये कोई आपका एक एरिया है, ठीक। इस एरिया में बहुत सारे टाइगर रहते हैं, ठीक। कितने टाइगर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टाइगर है, ठीक। अब क्या हुआ, अब मैं इनको टाइगर में, अब ये इन टाइगर की जीन फ्रीक्वेंसी, अब मैं इनको टाइगर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि भाई इसमें पट्टे हैं, ठीक है। ये इसके अंदर जो कि स्पेशल कैरेक्टर्स हैं जो उसके बॉडी पे दिखाई देते हैं, बॉडी पे इनके पट्टेदार है बेसिकली टाइगर्स, तो उनका बेसिकली कैरेक्टर है, और वो कैरेक्टर किस कारण है, एक पर्टिकुलर जीन के कारण है। मतलब जितने भी पट्टेदार इस टाइप के आपको दिखेंगे मैमल्स, इनको मैं टाइगर कंसिडर कर रहा हूँ फिलहाल, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो मान के चलो कि ये कैरेक्टर है पट्टे का और वो इन सब टाइगर्स में, ठीक है। तो क्या हुआ, इन पट्टेदार टाइगर में से 2 टाइगर जो हैं ये यहाँ से बाहर चले गए, ठीक। तो बचे कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब पहले कितने थे, पहले थे 10 और अब कितने बचे, 8। मतलब पहले कितने थे, मान के चलो कि 100% थे, अब कितने बचे, सिर्फ 80%। तो फ्रीक्वेंसी चेंज कितने से हुई, फ्रीक्वेंसी चेंज हुई
20%, राइट। तो वही यहाँ पे देखो क्या लिखा है, चेंज इन जेनेटिक फ्रीक्वेंसी। तो कितनी चेंज हुई? 20%। तो चेंज इन जेनेटिक फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी स्पीशीज और पॉपुलेशन इज कॉल्ड एज जेनेटिक ड्रिफ्ट। क्लियर? तो इसके रीजंस बहुत सारे हैं, ठीक है। कॉजेस, क्या कॉज है जेनेटिक ड्रिफ्ट का? सबसे पहले तो अपन ने देखिए कि पहला रीजन क्या था, माइग्रेशन। ठीक है, बाहर अंदर से बाहर चले। ऐसा भी तो हो सकता था कि 5 टाइगर अंदर आ गए, कितने गए? 2 बाहर गए और 5 अंदर आ गए। तो पहले कितने थे? 10 में से कितने गए? 2 गए, -2 बचे कितने? 8। ऐड कितने में? 5। तो टोटल कितने हो गए? 13 हो गए। तो कितने चेंजेस फ्रीक्वेंसी में? चेंज क्या आया? फ्रीक्वेंसी में चेंज आया +30%। और यहाँ पे क्या था? -20%। यहाँ पे 2 कम 20% से कम हुए थे। अभी क्या हो गया? यहाँ पे 30% से बड़े हैं। ठीक, कैसे 30% क्यों आया यहाँ पे? क्योंकि 10 में से 2 बाहर गए थे तो 80 बचे, 80%। ठीक, तो 5 और आ गए तो 50% से बढ़ गया, तो कितना हुआ? 130। इससे बड़ा कितना? एक्चुअली कितना बड़ा? 100 से 30% बढ़ा। ठीक, तो सबसे पहला रीजन है जेनेटिक ड्रिफ्ट का, इट इज माइग्रेशन। तो उसके बाद सेकंड आता है यहाँ पे म्यूटेशन। मान के चलो कि कोई म्यूटेशन हो गया, तो बहुत रेडिएशन, ऐसी रेडिएशन आई कि जितने भी जो पट्टेदार जो शेर थे उसमें कुछ शेर के जो पट्टे थे वो चले गए, लैप्स हो गए, कैरेक्टर लैप्स हो गए। तो कैरेक्टर लैप्स हो गए तो मान के चलो कि जो 10 थे, ठीक है, 10 थे ना, अंदर बाहर वाली बात की कर, टोटल कितने थे? 10 थे। इस 10 में के 4 के पट्टे लैप्स हो गए, तो 10 माइनस कितने हो गए? 4। तो कितने बचे? 6 पट्टे वाले शेर बचे। तो फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस कितना आया? 40%। 40% फ्रीक्वेंसी जो है यहाँ पे चेंज हुई। ठीक है, अब तीसरा कॉज क्या हो सकता है जेनेटिक ड्रिफ्ट का? नेचुरल डिजास्टर। ऐसा भूकंप आया, ऐसी बाढ़ आई, ऐसी सुनामी आई कि ये शेर 10 जो थे इसमें के 10 में के 8 बह गए, तो कितने बचे? 2। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी में चेंज कितना आया? 80%। पहले 100 थी, सिर्फ 2 ही बचे, क्योंकि 8 मर गए, तो फिर फ्रीक्वेंसी चेंज क्या है? 80%। तो इस टाइप से जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है, जेनेटिक ड्रिफ्ट में एलिक या जेनेटिक फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज होती है। ठीक है, तो एक कंसेप्ट हमेशा याद रखना कि जीन फ्रीक्वेंसी जो है, ये जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है, डू नॉट अफेक्टेड मच, बहुत ज्यादा चेंज नहीं होगी। इफ पॉपुलेशन इज लार्ज पॉपुलेशन पे जेनेटिक ड्रिफ्ट का ज्यादा इफेक्ट नहीं होता। देखो कैसे समझ में आएगा तुमको। मान लो कि एक पॉपुलेशन है, ये दूसरी पॉपुलेशन है। इस पॉपुलेशन में थे 10,000 लोग, इस पॉपुलेशन में थे 100 लोग। ठीक, इस पॉपुलेशन में से 10,000 में से 50 लोग मर गए। ठीक है, तो बचे कितने? 9,950। ठीक है, इसमें से 50 लोग मर गए, तो बचे कितने? 50 बचे। तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी चेंज आया, मतलब सिर्फ 50 कम हुए। ठीक है, तो अगर सपोज मुझे कैलकुलेट करना है तो इसमें सिर्फ 0.50% चेंज आया। ठीक, जबकि यहाँ पे कितना आया? 50% जेनेटिक ड्रिफ्ट हुआ, 50% पॉपुलेशन लॉस हो गई, 50% जीन फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई। यहाँ पे क्या हुआ? सिर्फ 0.50। तो इस केस में जेनेटिक ड्रिफ्ट ज्यादा अफेक्ट क्यों हुई? इस केस में ज्यादा अफेक्ट हुई क्यों? क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन साइज स्मॉल था, जबकि यहाँ पे जब पॉपुलेशन साइज लार्ज रहेगा, जब पॉपुलेशन साइज लार्ज है तो जेनेटिक ड्रिफ्ट अफेक्ट नहीं होती है। ठीक,
तो इस टाइप से ये जेनेटिक ड्रिफ्ट का एक छोटा सा कंसेप्ट है, बहुत ही सुंदर कंसेप्ट है, इसको आप समझ तो गए होंगे ऑलमोस्ट। फिर भी कुछ इससे डाउट है तो भाई आप कमेंट सेक्शन में देख सकते हैं, ठीक। तो अगला पार्ट यहाँ पे जो आता है इट इज स्पेसिएशन। ठीक है, तो स्पेसिएशन और जो बेसिकली हम इवोल्यूशन पढ़ते हैं, जैसे इवोल्यूशन में भी नई स्पीशीज बन रही है, तो स्पेसिएशन में भी वही उसी टाइप की थोड़ी सी डेफिनेशन है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज, न्यू डिफरेंट, न्यू भी लिखो, ठीक है, न्यू स्पीशीज, न्यू one or two more species from existing one, ठीक। तो स्पेसिएशन में भी क्या हो रहा है, नई स्पीशीज बन रही है एग्जिस्टिंग वन से। तो अब इसके बहुत सारे रीजन है, कॉजेस। सबसे पहला कॉज है एलोपैट्रिक स्पेसिएशन। कॉज सेक्शन में टाइप्स लिखो, types on the basis of causes, allopatric speciation, फिर है sympatric speciation, और तीसरा आता है parapatric speciation, ठीक। तो सबसे पहले sympatric speciation देखो क्या है। तो sympatric speciation is related to geographical isolation. So allopatric is related to geographical isolation, sympatric is related to reproductive isolation, ठीक। तो मान के चलो कि एक कोई पॉपुलेशन है, ठीक। इस पॉपुलेशन में देखो यहाँ पे इस टाइप से बहुत सारी कुछ स्पीशीज रह रही थी। अब क्या हुआ, मान लो कि वो लैंड कोई आइलैंड का पीस था, कोई लैंड का टुकड़ा था, उसमें से इतना पार्ट जो है टूट गया और ये अलग हो गया। तो ये पार्ट जो है ये अलग रह रहा है और ये पार्ट अलग रह रहा है। तो ये हो गया सेक्शन ए, ये हो गया सेक्शन बी। इसको मैं नाम दूंगा, ये हो गया एक्स एरिया, ये हो गया वाई एरिया, ये एक्स एरिया है, वाई एरिया। ऊपर से ये जो एरिया है ये थोड़ी गर्म जोन में, हॉट जोन में, और ये कैसा है, थोड़ा सा कोल्ड जोन में चले गया। तो यहाँ का जो ज्योग्राफी था, एनवायरमेंट था, उससे क्या हुआ कि ये जो ए थे, ये वाले जो इस वाई एरिया में आ गए थे, ये थोड़े से अब अलग हो जाएंगे और अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाएंगे। जबकि ये जो टूटे थे ये वैसे के वैसे ही रह गए, ठीक है। तब इन एक्स एरिया में रहने वाले, इन वाई एरिया में रहने वाले जो एनिमल्स में डिफरेंस आया, तो अब ये पूरे नए स्पीशीज जैसे दिखाई देते हैं और ये जैसे पहले तो वैसे ही दिखाई देते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, ये कुछ नई स्पीशीज बन रही है। जैसे कि हमें देखने मिलता है पोलर बियर्स और हमारे जो वाइल्ड बियर्स है। हमारे यहाँ वाइल्ड बियर्स कैसे हैं, ब्लैक, हाइट में कम है, मतलब साइज में ओवरऑल कम है, थोड़े कम साइज के हैं। वही अगर आप पोलर बियर देखोगे तो दे आर जायंट, ठीक है, उनका कलर भी व्हाइट हो गया है, ठीक है, और ज्यादा एग्रेसिव है एज कम्पेयर टू अवर बियर्स। तो ये क्यों हुआ है, क्योंकि अब जो पोलर बियर थे, जब सपोज एग्जिस्टिंग टाइम में, पुराने टाइम में सब एक ही एरिया में रहे होंगे और कुछ पार्ट टूट के क्या हो गया, एंटार्क्टिक साइड चले गया टूट के अर्थ का। वहां पे टेम्परेचर इतना कम था और वहाँ फूड भी अवेलेबिलिटी कम थी। तो जो हमारे वाइल्ड बियर्स थे उन लोग को कुछ एडाप्टेशन ऐसे कुछ बनाने पड़े जिससे कि वो बेसिकली उस एरिया में सर्वाइव कर सके। तो उनने कैसे किया, खुद में मेलानिन कंटेंट कम किए, व्हाइट हो गए, बाल बढ़ा दिए, उन्हें उनके बॉडी पे फैट डिपॉजिशन बढ़ा दिए, ठीक है। तो जिससे क्या है, उनकी हाइट और उनके जो ओवरऑल ग्रोथ है हमारे यहाँ की लोकल बियर से बहुत ही अलग थी और अब वो पूरे अलग दिखाई देते हैं। तो आज हम पोलर बियर कहते हैं और हमारे यहाँ के जो है वाइल्ड बियर्स हैं।
जो कि दोनों ही अलग स्पीशीज को रिप्रेजेंट करते हैं बेसिकली। तो इस टाइप से जो होगा आइसोलेशन, इस टाइप के जो आइसोलेशन को हम ज्योग्राफिकल आइसोलेशन कहेंगे, जो कि कॉज कर रहा है एलोपैट्रिक स्पेसिएशन। फिर सेकंड आएगा यहाँ पे सिम्पेट्रिक स्पेसिएशन। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि सपोज कोई एरिया है, उसका एक छोटा सा जोन है, ठीक है, तो यहाँ पे जो रहने वाली स्पीशीज हैं ये आपस में रिप्रोड्यूस करने लगी, और यहाँ की जो थी ये आपस में करने लगी, ये इनके कॉन्टेक्ट में थोड़े से कम है, ये अलग हुए हो सकते हैं आप। तो ये जो रिप्रोडक्टिव स्पीशीज थी ये कुछ कभी अलग बनने लगी, और ये कैसी थी, ऐसी की ऐसी रह गई। तो हम क्या बोल रहे हैं कि अब ये पूरे थोड़े से अलग हो जाएंगे, ये जो नई बनने वाली स्पीशीज। तो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के कारण होने वाला जो स्पेसिएशन है वो क्या है, सिम्पेट्रिक। अब ये जो ये पॉपुलेशन यहाँ की अलग हो गई, उसके कुछ अलग अलग रीजन हो सकते हैं, ठीक, लेकिन ये बहुत ही छोटा एरिया रहेगा जो इस टाइप से रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट है। फिर तीसरा केस एक और आता है पैरापेट्रिक वाला। तो इसमें क्या है, मान के चलो कि एक पॉपुलेशन है, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स रह रहे थे, इंसेक्ट जैसे मान लो, ठीक है, ये इंसेक्ट रह रहे थे, एक स्मॉल इंसेक्ट ये रह रहे थे यहाँ पे। अब क्या हुआ कि अचानक से इस एरिया का एनवायरमेंट चेंज हुआ, या फिर हो सकता है कि किसने यहाँ पे कोई पॉइजन डाल दिया, ठीक। तो पॉइजन डालने से क्या हो गया, ये इसमें के कुछ जो थे वो मर गए, ठीक, मर गए, 4-5 बच गए इसमें के। तो ये जो 4-5 क्यों बचे, क्योंकि ये नेचुरली सिलेक्टेड थे, ये नेचुरली इम्यूनाइज थे, एनवायरमेंट से इनको पहले से इम्यूनिटी मिली हुई थी उस पर्टिकुलर पॉइजन के अगेंस्ट। अब ये जो 4 बच गए ये आपस में रिप्रोड्यूस करने लगे, ठीक है, आपस में ही रिप्रोड्यूस करने लगे, और ये बहुत ही अलग कुछ वैरायटी में कन्वर्ट हो गए इस टाइप से, ठीक। लेकिन अब भले इस एरिया के जो इंसेक्ट थे वो ऐसे थे, ये वाले तो इस एरिया में थे, और ये किसी दूसरे एरिया में भी ये लोग प्रेजेंट थे, ठीक है। तो ये वाले इंसेक्ट जो पुराने वाले वाइल्ड रह गए, और ये वाले आपस में रिप्रोड्यूस करके जो थोड़े मॉडिफाइड थे वो थोड़े अलग हो गए, जिनको हम क्या बोलेंगे अब, दे आर न्यू काइंड ऑफ स्पीशीज। सो दिस टाइप ऑफ स्पेसिएशन इज कॉल्ड एज पेरिपेट्रिक स्पेसिएशन। देखो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन और पेरिपेट्रिक्स पर डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ पार्ट जस्ट अलग हो गया है, ठीक है, अपने मेन जो पॉपुलेशन थी थोड़ा सा उससे भटक गया, अलग हो गया, उसने पूरी अपनी पॉपुलेशन नहीं बना ली। लेकिन इस केस में कैसा है, इस केस में हैबिटेट चेंज हुआ, एनवायरमेंट चेंज हुआ, उसके कारण जो एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन थी उसमें भी कुछ ही बच पाए, और वो बहुत ही अलग हो गए, इनमें आपस में रिप्रोडक्टिवली वो लोग एक्टिव हुए, उन्हें रिप्रोड्यूस किए, और एक नई टाइप की पॉपुलेशन बना डाली। और ये सारी पॉपुलेशन कैसी है, वो उस पर्टिकुलर पॉइजन के रेजिस्टेंट रहेगी, जबकि ये जो वाइट वाली है ये रेजिस्टेंट नहीं है, ठीक। तो अब हम क्या कहेंगे कि ये पॉपुलेशन पूरी अलग है, ये पॉपुलेशन पूरी अलग है, ये शायद एक नई स्पीशीज में कन्वर्ट होने वाली है, एंड दैट इज नथिंग बट स्पेसिएशन, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ वन और मोर न्यू स्पीशीज, दैट इज स्पेसिएशन, ठीक है। तो इस टाइप से आज अपन ने जेनेटिक्स में इवोल्यूशन में एक अच्छा इंपॉर्टेंट पार्ट कवर किया है। तो इस लेक्चर को कंटिन्यू एक बार और देख लीजिए, अच्छा लेक्चर है, बहुत कंसेप्चुअल है। तो इवोल्यूशन का जो छोटे तो 1-2 पार्ट रह गए हैं, जैसे इवोल्यूशन, फिर ब्रासिका वगैरह जो अपना फूलगोभी पत्ता गोभी का इवोल्यूशन वाला पार्ट, उसके अलावा और जो भी 1-2 पॉइंट हैं कवर करने के वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। आज ये रुकते हैं, कुछ भी डाउट रहेंगे तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं।